नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे मुंशी प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय। देखिए, मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य में एक ज़्यादा पहचाना नाम है। इन्हें हम श्रेष्ठ कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में जानते हैं। तो आइए, आज इन्हीं के जीवन और उनके साहित्य की विशेषताओं को हम समझने का प्रयास करते हैं। इनके जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी बनारस के निकट। कौन से गांव में हुआ? लम्ही नामक गांव में। यानी 31 जुलाई 1880 में इनका जन्म हुआ लम्ही नामक गांव में, जो कि बनारस के निकट है। इनके जो जन्म का नाम था वो धनपत राय था, जो कि इनका वास्तविक नाम है। लेकिन उर्दू में जब इन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया तो वो किया नवाब राय के नाम से, और हिंदी में ये प्रेमचंद के नाम से जाने जाते हैं। इनके पिता अजायब राय। प्रेमचंद जब लगभग 16 वर्ष की आयु के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया, और जब ये 8 वर्ष की आयु के थे तब इनकी माताजी भी चल बसी थी। तो घर के सारा जो बोझ था घर के परिवार के लोगों के पालन पोषण का, वो सारा दायित्व इनके कंधों पर आ गया था। इनकी शिक्षा की अगर बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने मदरसे से प्राप्त की, क्योंकि उर्दू में ये लिखते थे, और उर्दू का ज्ञान इन्होंने कहाँ से प्राप्त किया? मदरसे से। और 10वीं कक्षा तक विधिवत शिक्षा इन्होंने स्कूल से प्राप्त की। उसके पश्चात आर्थिक तंगी के कारण ये आगे की शिक्षा अपनी जारी नहीं रख पाए थे। कार्यक्षेत्र की अगर बात करें तो अध्यापक के रूप में इन्होंने नौकरी की थी। ऐसा माना जाता है, या कई किताबों में पढ़ने में आता है, कि ये अपने घर के हालातों को सुधारने के लिए अपने घर की किताबें तक इन्होंने बेच दी थी। और वही किताबें बेचने के लिए जब किसी दुकान पर ये खड़े थे तो किसी स्कूल के जो मुख्य अध्यापक थे उन्होंने देखा, तो प्रेमचंद को उन्होंने अपने स्कूल में नौकरी के लिए कहा, जो कि उन्होंने स्वीकार कर लिया, और वहीं पर उन्होंने अध्यापक के रूप में नौकरी की। उसके पश्चात ये शिक्षा विभाग में ही डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर भी पहुंचे। बाद में इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी और लेखन कार्य पर ही ध्यान दिया, यानी लेखन कार्य में जुट गए, और जब तक जीवित रहे तब तक लेखन कार्य करते रहे। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी में हुई। तो ये इनके जीवन के बारे में मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। आइए अब इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले रचनाओं में अगर विधा की बात करें तो कहानी विधा में अगर देखें तो इनका प्रथम कहानी संग्रह था सोजे वतन, जो कि अंग्रेज सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था। 1907 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था, लेकिन अंग्रेज सरकार ने ये जानकर कि इसमें राष्ट्रवादी विचारधारा या लोगों को भड़काने जैसे विचार शामिल है, इसीलिए उन्होंने ये कहानी संग्रह जब्त कर लिया था। उसके बाद इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी, जो कि बाद में मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित की गई। यानी इस मानसरोवर पुस्तक को 8 बार प्रकाशित किया, यानी इसके 8 भाग हैं, और इसी में लगभग 300 कहानियां प्रेमचंद की संकलित की गई है। प्रेमचंद की जो मुख्य कहानियां हैं उनमें कफन, जो प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है 1936 में, ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। इसके साथ साथ पूस की रात है, बूढ़ी काकी है, शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, नमक का दरोगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियां हैं। और इसमें से जो ईदगाह कहानी है वो हम अपने सिलेबस में करेंगे, ईदगाह कहानी प्रेमचंद की। उसके पश्चात अगर उपन्यास की बात करें तो उपन्यास सम्राट माने गए हैं प्रेमचंद जी। उसमें निर्मला है, प्रतिज्ञा है, वरदान है, रंगभूमि, कर्म भूमि, सेवा सदन, प्रेम आश्रम, गबन और गोदान, ये इनके प्रमुख उपन्यास उपन्यास हैं। इसके साथ साथ कई बार छोटे प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो वो है मंगल सूत्र। ये प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है जो ये पूरा नहीं कर पाए थे, इससे पहले इनका देहांत हो गया था। अच्छा, प्रेमचंद को उपन्यास के क्षेत्र में विशेष स्थान क्यों दिया जाता है? क्योंकि प्रेमचंद युग से पहले जो उपन्यास लिखे जा रहे थे उसमें जो मुख्य विषय था लेखन का वो था तिलिस्म तिलिस्म और इसके साथ साथ अय्यारी उपन्यास। यानी तिलिस्म और अय्यारी उपन्यासों को लिखा जा रहा था। ये वो घटनाएं थी जो लोगों को रोमांचित तो कर रही थी, लेकिन यथार्थ से परिचित नहीं करवा रही थी। ये वो विषय थे। तो प्रेमचंद ने इन अपने जो उपन्यास साहित्य है उसको तिलिस्म और अय्यारी से की पृष्ठभूमि से निकालकर जन साधारण की भावनाओं का चित्रण किया अपने उपन्यास में। इसी कारण
इनके जो उपन्यास हैं वो अपना एक अलग स्थान रखते हैं। यह उपन्यास के क्षेत्र में इसी कारण प्रेमचंद का एक प्रमुख योगदान माना गया है। प्रेमचंद के 3 नाटक भी प्रमुख है, संग्राम, करबला और प्रेम की बेदी। ये प्रेमचंद के प्रमुख नाटक हैं, संग्राम, करबला और प्रेम की बेदी। इसके बाद अगर निबंध की बात करें तो निबंध में पुराना जमाना, नया जमाना, स्वराज्य के फायदे, कहानी कला, कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार, हिंदी उर्दू की एकता, महाजनी सभ्यता, उपन्यास, जीवन में साहित्य का स्थान, ये इनके प्रमुख निबंध है। प्रेमचंद जी ने अनुवाद कार्य भी किया। उसमें इन्होंने टॉलस्टॉय की कहानियों का अनुवाद किया और गोल्सवर्दी के नाटक, जिसमें हड़ताल, चांदी की डिबिया और न्याय, ये 3 नाटक प्रमुख हैं। जो गोल्सवर्दी के नाटक हैं उनको इन्होंने अनुवाद कार्य किया उन नाटकों का और हिंदी में उनको अनुवादित किया। इसके साथ साथ रतन नाथ सरकार के उर्दू उपन्यास फसाने आज़ाद, इसका भी इन्होंने अनुवाद किया था। अन्य की अगर बात करें तो अन्य जो उनकी रचनाएं हैं वो बाल साहित्य से जुड़ी हुई साहित्यिक साहित्य में अपना बाल साहित्य में भी इन्होंने अपना योगदान दिया, अर्थात बच्चों के लिए भी इन्होंने कहानियां लिखी है। तो ये प्रेमचंद जी का साहित्य है जो उनको बेजोड़ बनाता है। उनको हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान दिलवाने के लिए ये साहित्य परिपूर्ण है। पत्र पत्रिकाओं की अगर बात करें तो प्रेमचंद ने जिन पत्रिकाओं में लेखन कार्य किया वो था जमाना। जमाना जो कि उर्दू पत्रिका थी, जिसमें सोजे वतन प्रकाशित हुआ था सबसे पहले। उसके बाद सरस्वती पत्रिका, माधुरी पत्रिका, मर्यादा, चांद और सुधा, ये प्रमुख पत्रिकाएं थी जिसमें प्रेमचंद ने अपना लेखन कार्य किया या अपने द्वारा लिखित जो लेख थे या कहानियां थी वो प्रकाशित इसमें हुई। उसके साथ साथ उन्होंने संपादन और प्रकाशन का कार्य भी किया था। उसमें हिंदी समाचार पत्र जागरण प्रमुख है और इसके साथ साथ साहित्यिक पत्रिका निकलती थी हंस। ये दोनों ही प्रमुख है जिनका संपादन कार्य भी प्रेमचंद ने किया और इनका प्रकाशन कार्य भी उन्होंने संभाला। तो ये प्रमुख पत्रिकाएं हैं। इसके साथ साथ सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कार्य या संपादन कार्य भी इन्होंने किया था, लेकिन बाद में इस कार्य में असफल रहे थे। इनकी साहित्य की विशेषताओं की अगर बात करें तो सबसे पहली जो विशेषता है वो है सुधारवादी दृष्टिकोण। देखिए, जो प्रेमचंद की कहानियां हैं, ये जो प्रेमचंद के उपन्यास है, उसमें सुधारवादी दृष्टिकोण देखा जा सकता है। ये समाज में जो विसंगतियां थी, जो विषमताएं थी, उसमें सुधार करना चाहते हैं। इनका उद्देश्य क्या है कि जो समाज में नैतिक पतन हो रहा था उसको लोगों तक बताना, लोगों को समझाना, और इसी कारण इनकी जो कहानियां या उपन्यास है उसमें यथार्थ चित्रण हुआ है। जो हमारा समाज है, समाज की जो समस्याएं हैं, उनका यथार्थ चित्रण अपनी कहानियों के माध्यम से और उपन्यास के माध्यम से इन्होंने किया है। तो इसके अंतर्गत जो उनका दृष्टिकोण कैसा रहा, सुधारवादी दृष्टिकोण रहा। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, आदर्शवाद और यथार्थवाद का समन्वय। देखिए, आदर्श हमारे जीवन को उच्चता प्रदान करते हैं और सच्चाई हमारे जीवन की जो वास्तविकता है वो हमें सत्य का दर्पण दर्शाती है या दर्पण दिखाती है। तो इन दोनों का समन्वय चाहते हैं कि हम अपने यथार्थ जीवन में आदर्श को स्थापित करें, यानी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के ये पक्षधर रहे हैं। तो ये इस बात को अपने लेखन में आवश्यक भी मानते हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण कहानियां हैं उसमें यथार्थ और आदर्श का समन्वय देखा जा सकता है। इनके उपन्यास में भी विशेषता ये देखी जा सकती है। उसके बाद जो पॉइंट है वो है मनोवैज्ञानिकता का निर्वाह। अर्थात यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो हम अपने सिलेबस की ईदगाह कहानी करेंगे वो भी मनोविश्लेषण विचारधारा पर आधारित है। यानी मन के विज्ञान को समझने का इन्होंने प्रयास किया है। यानी मनोवैज्ञानिकता कि हमारे मन में क्या विचारधारा चल रही है उसका विश्लेषण करना, क्योंकि मन के सत्य का उद्घाटन जब तक नहीं होगा तब तक हम पात्र को नहीं जान पाएंगे, उनकी परिस्थितियों को नहीं समझ पाएंगे। इनकी जो कहानियां हैं, जैसे शतरंज के खिलाड़ी है, कफन है, सत्याग्रह है, ये आदर्श से कोसों कोसों दूर है, लेकिन इनमें जो उनके पात्र के मानसिक विचार हैं वो स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। और ऐसा ही ईदगाह कहानी में भी देखा जा सकता है कि एक बाल मन के जो ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र है, उस बच्चे के मन में, उस छोटे बालक के मन में किस प्रकार के विचार आते हैं। तो यानी ये कहानी भी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। तो बाल मनोवैज्ञानिकता इनकी कहानियों का प्रमुख उद्देश्य रहा है। चौथा जो हमारा पॉइंट है, गांधीवादी विचारधारा का प्रतिपादन। देखिए, प्रेमचंद का जो समय काल है वो 1936 तक रहा।
यानी हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था और हमारे देश में उस समय देश को आज़ाद करवाने के लिए अनेक आंदोलन चलाए जा रहे थे और उसमें नायक की भूमिका कौन निभा रहा था? गांधी जी निभा रहे थे। तो गांधी जी के भाषणों से प्रेमचंद जी बहुत अधिक प्रभावित थे। इसीलिए उन्होंने गांधीवादी विचारों को भी अपने लेखन में शामिल किया है। उसके बाद है स्थानीय रंगों का प्रयोग। स्थानीय रंगों से अभिप्राय क्या है कि उन्होंने जो कहानियां लिखी उसमें इन्होंने समाज की वास्तविकता को स्थापित करने का प्रयास किया। इन्होंने अपनी कहानियों में गाँव के जीवन को बहुत विस्तार से दिखाया है। इसके साथ-साथ उपन्यासों में भी, जैसे गोदान उपन्यास हम पढ़ते हैं, उसमें भी होरी के माध्यम से एक गरीब कृषक का जीवन किस प्रकार व्यतीत होता है, उसको बहुत अच्छे से दिखाया है या चित्रित किया है। तो इनकी जो प्रमुख कहानियाँ हैं, उसमें या तो मध्य वर्ग जो कि नगरीय जीवन जी रहा है, उसके परिवार का वर्णन किया है, या फिर गाँव के जो सामान्य जीवन है, उसको अपने कहानियों में स्थान दिया है। तो यानी स्थानीय रंगों का, जो हमारे आस-पास बिखरे हुए पात्र हैं, घटनाएँ हैं, उनका इन्होंने अपनी कहानियों में प्रयोग किया है। उसके बाद है समाज के विभिन्न वर्गों का वर्णन। देखिए, प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं, ये केवल एक एक वर्ग तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पूंजीपति वर्ग को बहुत अधिक महत्व दिया या इन्होंने गरीब वर्ग को बहुत अधिक महत्व दिया। इन्होंने अपनी कहानियों में अलग-अलग वर्गों को स्थान दिया है। अपने उपन्यासों में अलग-अलग वर्गों के पात्रों को स्थान दिया है। कहीं पर ये टूटी-फूटी झोंपड़ी की बात करते हैं, तो कहीं पर बड़ी-बड़ी इमारतों को भी इन्होंने अपनी कहानियों में शामिल किया है या अपने पात्रों के माध्यम से उनका वर्णन इन्होंने किया है। कहीं पर ये दिखाते हैं कि किस प्रकार एक बेईमान जो ज़मींदार है, वो साधारण किसान को किस प्रकार लूट लेता है। तो कहीं पर बड़े-बड़े नगरों के जो धर्मात्मा या सिद्धांतवादी लोग हैं, उनका भी इन्होंने वर्णन किया है। यानी समाज के अलग-अलग वर्गों का वर्णन किया है। कहीं पर सेठ का वर्णन किया है, तो कहीं पर उसके अधीन कार्य करने वाले उसके नौकर का वर्णन किया है। कहीं ज़मींदार का वर्णन किया है, तो कहीं पर मज़दूर और कृषक का वर्णन भी किया है। उसके बाद आती है भाषा शैली। देखिए, अगर भाषा की बात करें, तो भाषा भाषा में अगर ध्यान दें, तो इन्होंने सबसे पहले उर्दू भाषा में लिखना शुरू किया था। तो उर्दू भाषा पर इनकी विशेष पकड़ है और उर्दू भाषा से जो इनका मोह है, वो हिंदी कहानियों में और उपन्यासों में भी नहीं छूटा है। यानी उर्दू के शब्दों का इन्होंने बहुत सुंदर प्रयोग किया है, लेकिन इनकी जो मुख्य लेखन की भाषा है, वो सामान्य हिंदी का अधिक प्रयोग किया है। यानी सामान्य हिंदी, सामान्य जन की जो हिंदी भाषा है, उसका अधिक प्रयोग किया है। लेकिन इसके साथ-साथ उर्दू के शब्दों का समावेश इनकी कहानियों में देखा जा सकता है। इन्होंने अपनी कहानियों को सुंदर और व्यावहारिक बनाने के लिए उनमें मुहावरे, लोकोक्तियों और सूक्तियों का भी प्रयोग इसमें किया है, ताकि जो भाषा है वो पात्रों के और प्रसंगों के अनुकूल बन सके। अब अगर शैली के दृष्टिकोण से देखें, तो इन्होंने जिन शैलियों का प्रमुख रूप से वर्णन किया है, वो एक तो है वर्णनात्मक शैली। इसके साथ-साथ मनोविश्लेषणात्मक, यानी मन की बात करी है इन्होंने। मन को, पात्र के मन को जानने का प्रयास किया है, तो कौन-सी शैली आ जाएगी? मनोविश्लेषणात्मक शैली। इसके साथ क्योंकि प्रत्येक विषय पर गंभीरता से विचार किया है इन्होंने, तो कौन-सी आ जाएगी? विवेचनात्मक। विवेचनात्मक। लेकिन कहीं-कहीं ये कटाक्ष करते भी प्रतीत होते हैं, तो वहाँ पर कौन-सी शैली होगी? व्यंग्यात्मक शैली। और क्योंकि कहानी और उपन्यास हम प्रमुख रूप से यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक शैली जो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, वो है संवादात्मक शैली। क्योंकि संवाद किसी भी कहानी और उपन्यास के प्राण होते हैं। संवादों के माध्यम से ही पात्र अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं, तो संवादात्मक शैली का भी इन्होंने सफल और सुंदर प्रयोग किया है। तो आज हमने जाना कि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार, कहानीकार, उपन्यासकार प्रेमचंद जी का जीवन कैसा था और उनकी रचनाएं कौन-कौन सी है और उनके साहित्य में क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, उसके बारे में आज हमने यहाँ पर विस्तार से जानने का प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा और उपयोगी भी सिद्ध होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपना कमेंट ज़रूर करें और इसके साथ-साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।